स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 9 से, जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आप जानते हैं कि आपको 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक छुट्टियां हैं। उसके बाद कॉलेजेस खुल जाएंगे तो हम क्लास में लेक्चर्स जो है अपना काम स्टार्ट कर देंगे। और अल्लाह ना करे अगर हालात नाजुक रहते हैं तो उस नतीजे में फिर जैसे ही आपके कॉलेजेस का एक फ़ैसला हो जाता है कि कॉलेजेस नहीं खुलना है या नहीं खुलना, तो फिर हम ऑनलाइन स्टडी कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक जितने भी लेक्चर्स हैं उनको प्लीज़ ध्यान से सुने और अच्छे तरीके से लर्न करें। अब आज जो स्मार्ट सिलेबस में आपका पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी। तो हमने अपनी आसानी के लिए तमाम दुनिया के पौधों को किंगडम प्लांटी में रख छोड़ा है। इसमें बहुत सारे पौधे ऐसे भी हैं जो कि आपको देखने से नहीं लगेगा कि पौधे हैं। आमतौर पर हम हर उस पौधे को पौधा मान लेते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ता, एक मेन स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा असेसरी जो ऑर्गन्स होते हैं पौधे के, फ्लावर है, फूल का बनना और फल के बनने का अमल, ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं पौधों के। तो पौधों में भी एक बहुत बड़ी वैरायटी है और बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और वो दूसरे तरीक़ों से भी अपनी खुराक जो है उसकी कमी को पूरा करते हैं। तो वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वगैरह होते हैं जो कि नाइट्रोजनस की कमी वाली जो दुनिया की दलदली इलाके हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं। बहरहाल यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं मेन दो हिस्सों की। जो पौधे हैं उनकी दो कैटेगरीज हैं, एक है नॉन वास्कुलर प्लांट्स जो कि ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं और एक है वास्कुलर प्लांट्स जो कि ट्रैकियोफाइटा कहलाते हैं। फाइटा का वर्ड जो है वो पौधों के लिए इस्तेमाल होता है। वास्कुलर बंडल जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है पौधे का। इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम जो है वो पानी की तरसील का काम करता है और फ्लोएम जो है वो तैयार शुदा खुराक को पत्तों से पौधे के जिस्म में हर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ब्रांचेज हैं, स्टेम है, रूट्स है, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। दोनों के मिलाप से वास्कुलर बंडल बनता है। तो वास्कुलर बंडल की प्रेजेंस और एब्सेंस की बिना पर हमने ये दो ग्रुप्स जो है बना रखे हैं। इसके अलावा एक छोटी सी आउटलाइन उन्होंने टेबल 9.1 में आपको दी हुई है जिसमें हम देख सकते हैं कि पौधे को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कैसे किया गया है। अब जो डिवीजन है इसकी ब्रायोफाइटा, ये सारे नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं। इसकी आगे से 3 सब डिवीजन है, हेपेटिकोप्सिडा, म्यूसी और एंथोसेरोप्सिडा। ये हॉर्नवर्ड्स, मॉसेस, लिवरवर्ड्स इससे ताल्लुक़ रखने वाले जो आम नाम है पौधों के, वो इन ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इसके अलावा ट्रेकियोफाइटा वास्कुलर प्लांट है। इसमें साइलोप्सिडा है जैसे कि विस्क फर्न्स, लाइकोप्सिडा है, क्लब मॉसेस, सफिनोप्सिडा हैं, हॉर्स टेल्स, तो टेरोप्सिडाज हैं, इसमें फर्न्स आती हैं। फिलिंसीनी है, इनमें फर्न्स आती हैं। जिम्नोस्पर्मी है, तो ये नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं, इनके सीड्स खुले होते हैं, फल नहीं बनता इनमें। और एंड पर आता है एंजियोस्पर्मी जिसको हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। ये वो पौधे हैं जिनमें फूल भी बनता है और फल भी बनता है और हमारे सारे फल जो कि हम खाते हैं वो इसी एंजियोस्पर्मी से ज़्यादातर ताल्लुक़ रखते हैं। अब हमने बात करनी है डिवीजन ब्रायोफाइटा की। ये वो पौधे थे जो सबसे पहले दुनिया में वजूद में आने वालों में से एक थे और इन्होंने जो लैंड है यानी ज़मीन के ऊपर ग्रो करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये इवॉल्व हुए और दे आर जनरली थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्जी। और माना यह जाता है कि सब्ज अलजी जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान, उससे ये वजूद में आए हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं वो पुअरली अडेप्टेड है टू लाइफ ऑन लैंड एंड आर मेनली कन्फाइंड टू डैम शेडी प्लेसेस। ये मुकम्मल तौर पर पानी को छोड़ नहीं सके। तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादातर आपको दुनिया में उन जगहों पर पाए जाएंगे, वहाँ आपको मिलेंगे जहाँ पर नमी ज़्यादा हो, जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो, जहाँ पर ज़मीन गीली रहे, तो ये वहाँ ग्रो करते हैं। दीज प्लांट्स आर डिवाइड ऑफ स्पेशल कंडक्टिंग जाइलम एंड फ्लोएम एंड स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज़। स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज़ में आपको पता है कि वास्कुलर कैम्बियम आ जाती है, कैम्बियम आ जाती है और ये मोटाई में भी इजाफा करती है। फिर कैम्बियम आगे से कई हिस्सों पर मुश्तमिल है, कॉर्क बनाती है, बार्क बनाती है, सख्ती पैदा करती है, वुड प्रोडक्शन करती है। तो ये वो ग्रुप है पौधों का कि जिसमें आपको स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज़ नज़र नहीं आएंगे। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अमल के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होती है पानी की, मिनरल्स की, वो तमाम सेल्स के अंदर होती है और प्रिपेयर्ड फूड की भी इसी तरह ही होती है। और ये जनरल सरफेस से थोड़ा बहुत जो है पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं
और इसके अलावा ब्रायोफाइट जो हैं इनको एम्फीबियंस भी कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स। अगर आपको पेपर में 2 नंबर का सवाल आ जाए कि वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, तो आपने इसका जवाब क्या देना है? क्योंकि ये डैम्प प्लेसेस पर ग्रो करते हैं, पानी को मुकम्मल तौर पर छोड़ नहीं सके हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कहा जाता है, क्योंकि ये पानी से मुकम्मल तौर पर दूर नहीं रह सके और इनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। तो इसी रीज़न की वजह से जैसे आम एम्फीबियंस को पानी एज मीडियम रिक्वायर्ड होता है अपने गैमेट्स को रिलीज़ करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, वैसे ही इन पौधों को भी पानी चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। तो ब्रायोफाइट जो है ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं, फ्लावरलेस प्लांट्स हैं, ना इनमें फूल बनता है ना इनमें फल बनता है और इनमें ना ही वास्कुलर टिश्यू मौजूद है। इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन्स होती है। हेट्रोमॉर्फिक यानी 2 अलग जनरेशन्स आपको नजर आएंगी जो कि साख्त में भी, शक्ल में भी फ़र्क होंगी। और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि वो अदल बदल करके लाइफ साइकिल के दौरान एक दूसरे को पैदा करती हैं और ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। सो इनमें डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फेज़ है जो कि फ्री लिविंग है, यानी कि वो आज़ादी से आराम से ग्रो करती है, इंडिपेंडेंट रहती है, उसे कहते हैं गैमीटोफाइट। फाइट का वर्ड हमेशा हम पौधे के लिए यूज़ करते हैं। तो गैमीटोफाइट इसका वो हिस्सा है, वो जनरेशन है जो कि गैमेट्स पैदा करती है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी। तो ये क्या करती है, इसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़े से पत्ते नुमा साख्तें भी होती हैं, इसमें जड़ नुमा साख्त भी होती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर सही साख्त वाले जड़ तना पत्ता नहीं होते। जो इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें राइजोइड्स बोलते हैं, जिसकी मदद से ये ज़मीन में अपने आप को गाड़े रखती है, पेवस्त रखती है और ज़मीन से अब्जॉर्ब्स वगैरह कर लेती है मिनरल्स को और पानी को। तो इसकी मिसालें हैं मॉसेज और कुछ लेवरवर्ड्स की। गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट को पैदा करती है। ये थोड़ी सी सादा गैर नुमाया जनरेशन है और ये नाम से जाहिर है कि ये इसका वो हिस्सा है जो कि स्पोर्स पैदा करता है और स्पोर्स पैदा करने के बाद ये दोबारा गैमीटोफाइट को पैदा करेगा। तो अगर हम बात करें कि ये डिपेंडेंट है गैमीटोफाइट के लिए, गैमीटोफाइट के ऊपर अपनी न्यूट्रिशन एक्वायर करने के लिए, तो गलत नहीं होगा। इसमें स्पोरोफाइट में एक छोटा सा फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये अपने आप को गैमीटोफाइट के साथ लिंक करती है। एक सीटा होता है जो कि स्टॉक लाइक है, डंडी नुमा है, तने के जैसा है, इसके लिए काम करता है। और कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें इसके स्पोर्स पैदा होते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये पूरा हिस्सा इसका स्पोरोफाइट है। अब बात कर लेते हैं स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट बजाते खुद डिप्लॉयड है, इसके अंदर स्पोरेंजिया बनता है, स्पोरेंजिया के अंदर इसके स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं और होमोस्पोर्स यानी कि एक जैसे स्पोर्स बनेंगे, सबके सब मियोसिस से बनेंगे। तो जाहिर बात है मियोसिस का मकसद ही होता है कि वो क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देता है। ये स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं, इन्हें मुनासिब जगह मिलती है तो ये गैमीटोफाइट को पैदा करते हैं जो कि हैप्लॉइड होती है। तो मल्टी सेलुलर इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, क्योंकि मेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनमें स्पर्म फॉर्मेशन होगी तो उसको हमने अलग नाम दिया है, उसका नाम है एंथ्रीडिया। और जो फीमेल पार्ट है जिसमें कि एग फॉर्मेशन होगी उसको हम कहते हैं आर्चिगोनिया। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके बाहर स्टीराइल सेल्स की कवरिंग होती है। स्टीराइल सेल्स वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, उनका काम इसके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देना होता है। अब आप यहाँ पर पेज नंबर 133 में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स को देख रहे हैं। मेल एंथ्रीडियम मौजूद है, उसके बाहर स्टीराइल सेल्स की कवरिंग मौजूद है ताकि इसको प्रोटेक्शन मिलती रहे, क्योंकि ये एक नाजुक सेंसिटिव हिस्सा है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है। इसके साथ आर्चिगोनियम मौजूद है। जो आर्चिगोनियम होती है इसकी सुराही के जैसी शेप होती है, इसके बाहर भी सेल्स होते हैं जो कि इसको प्रोटेक्शन देते हैं। इसका काम एग फॉर्मेशन होता है और ये भी बड़ा सेंसिटिव पार्ट है। गैमेट्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो मेल गैमेट जो है उनको कहते हैं एंथ्रीडिया, एंथीरोजॉइड्स सॉरी। ये मोटाइल होते हैं यानी ये मूव कर सकते हैं और ज़्यादा तादाद में पैदा होते हैं। और फीमेल गैमेट जो बनता है वो आर्चिगोनिया के अंदर बनता है। ऑब्वियसली वो एग्स होते हैं। अ सिंगल एग इज फॉर्म्ड इन ईच आर्चिगोनियम, क्योंकि एक आर्चिगोनियम में एक ही एग बनेगा और एक जानदार के जिस्म पे एक से ज़्यादा आर्चिगोनियम हो सकते हैं, तो हर आर्चिगोनियम में सिर्फ एक वक्त में एक एग बनेगा। फर्टिलाइजेशन पानी की मदद से होती है। एंथीरोजॉइड जो है ये आर्चिगोनिया की तरफ कीमोटेक्सिस करते हैं, ये एग्स से रिलीज होने वाले केमिकल्स को सेंस करते हैं और फिर उसके पीछे तक जाकर उसको फ्यूज कर देते हैं। इस अमल को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में अब क्योंकि हैप्लॉइड स्पर्म ने हैप्लॉइड एग को फ्यूज कर दिया तो जो नया सेल बना इनके मिलाप से वो हो गया जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉयड होता है। जाइगोट जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, क्योंकि एग वहीं रहता है अपनी जगह पे, वो मोटाइल नहीं होता, नॉन मोटाइल होता है, तो वहाँ पर ही जो है उसको
प्रोटेक्शन मिलती रहेगी ताकि वो ग्रो कर सके। उसके बाद जाइगोट एक रेस्टिंग फेज गुजारता है जिसमें ये डेवलप नहीं करता और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये माइटोटिक डिवीजन के थ्रू छोटी सी एक बॉल बन जाता है जिसमें काफ़ी सारे सेल्स होते हैं और अब इसके अंदर जितने भी सेल बनेंगे वो सब के सब डिप्लॉयड होंगे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि ये एम्ब्रियो है और ये डिप्लॉयड एम्ब्रियो है क्योंकि इसके हर सेल के अंदर डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो एम्ब्रियोज जो हैं वो अल्टीमेटली डेवलप होते हैं स्पोरोफाइट में जो कि अगेन डिप्लॉयड है। इस तरह से ये सारे का सारा जो सिलसिला है वो चलता रहता है। गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट को पैदा करता है, स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट को पैदा करता है। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते क्योंकि ये दो अलग जेनरेशन है, दो अलग किस्में हैं एक ही जानदार की, तो इन्हें हम जेनरेशन्स का नाम देते हैं। और जब ये एक दूसरे को अदल बदल करके पैदा करती हैं तो इस पूरे साइक्लिक फिनोमिनन को जो कि इनका रिप्रोडक्शन का साइकिल है उसे हम कहते हैं कि ये ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन हो रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि हैप्लॉइड गैमीटोफाइट इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन। सो द होल फिनोमिनन इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की डेफिनेशन है यहाँ से आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं जो कि पेपर में आपसे 2 नंबर की पूछी जा सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ बता दूं कि इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन्ड डिस्कशन ब्रायोफाइट्स कैन देयरफॉर बी डिफाइंड मोर प्रिसाइजली एज प्लांट्स विद द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स एज फॉलोज। अगर आपको सिर्फ 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रायोफाइट्स के डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स क्या हैं तो यहाँ जो बोल्ड हुए हैं आपने उन्हीं को दोबारा एक्सप्लेन करना है अपने अल्फाज में। नंबर 1 फॉस्कुलर सिस्टम नहीं है, नो जाइलम फ्लोएम। नंबर 2 गैमीटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है, ये बड़ी है, ये अपनी खुराक को तैयार कर लेती है, स्पोरोफाइट इसके ऊपर डिपेंड करती है। स्पोरोफाइट इज अटैच टू गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट जो है ये डिपेंडेंट है गैमीटोफाइट के ऊपर खुराक के लिए और ये स्पोर्स पैदा करती है और स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉयड होती है। उसके बाद ये होमोस्पोरस है, एक ही तरह के स्पोर पैदा करेगी, सब के सब जो है वो हैप्लॉइड होंगे और उस हैप्लॉइड स्पोर के ग्रो करने के नतीजे में गैमीटोफाइट बनेगा। इसके साथ ही आपका अब तक का जो लास्ट लेक्चर है वो ख़त्म होता है।